नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो सेट नंबर 3 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस का। यह आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था 1996 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1896, सॉरी। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896, इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा करी गई थी? तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इस कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। वहीं इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो पहली बार जो वंदे मातरम है यह इसी अधिवेशन में गाया गया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम जो है इसी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था जो 1896 में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इन 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से आपको 5 प्रश्न जो हैं करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो यह करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा में जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपको बताना है जो जमशेदपुर सिटी है, जमशेदपुर शहर है, वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा जमशेदपुर शहर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में आपके 4 नदियाँ दी गई हैं। आइए इन चारों नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो जो मेन पॉइंट बनेंगे इन 4 नदियों के, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुवर्ण रेखा नदी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है, झारखंड में। और जमशेदपुर शहर जो है इसके तट पर अवस्थित, जैसा कि हमने बात किया था प्रश्न में। यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कांची हो गई, रारू हो गई, करकारी हो गई, दुलांग हो गई, ये सभी इसकी सुवर्ण रेखा की सहायक नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से जो है कृष्णा रिवर का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोयना हो गई, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो कृष्णा नदी की हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है नासिक, महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, यहीं से। तो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से जो है और गोदावरी नदी का उद्गम होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। तथा प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी कही जाती है गोदावरी। इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। यह जो है अत्यंत प्रदूषित नदी है। इसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है जिस कारण से इसको हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप याद रखिएगा, दामोदर नदी को जो है
जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी हो गई है जिस कारण से इसको हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्गम चरेऊ झील जो है किस नदी के मतलब किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो दुर्गम चरेऊ झील है यह किस राज्य में है? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप कि जो दुर्गम चरेऊ झील है यह किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दुर्गम चेरुऊ। यह जो झील आपको मिलेगी यह मिलेगी तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तेलंगाना में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट झीलें भी हैं, जैसे हुसैन सागर हो गया, उस्मान सागर हो गया, हिमायत सागर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हुसैन सागर, इसके बाद आपका हो गया उस्मान सागर हो गया, उस्मान सागर हो गया, और इसके बाद आपका हिमायत सागर, हिमायत सागर। ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो तेलंगाना में ही मिलेंगी। तो 4 इंपॉर्टेंट झीलों के नाम आपको तेलंगाना के याद रखने हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और दुर्गम चेरुऊ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था, आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो आप इसे याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो आप याद रखिएगा 1956 से 61 तक, 1956 से लेके 61 तक चली थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग एवं खनिजों को, आप याद रखिएगा भारी उद्योगों व खनिजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस योजना के तहत दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में इस्पात कारखानों की भी स्थापना करी गई थी। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसी के अंतर्गत दुर्गापुर में इस्पात कारखाने, भिलाई में इस्पात कारखाने और राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाबार्ड का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप नाबार्ड, जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये चीज़ आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूरा नाम है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल का बहाव निम्नलिखित में से किसकी सहायता से मापा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जल का बहाव होता है उसको हम किसकी सहायता से मापते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा जल का बहाव जो है क्यूसेक की सहायता से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यूसेक की सहायता से जो है जल का बहाव मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर का आपको चयन करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? सॉरी, यहाँ पे और यांत्रिक ऊर्जा नहीं, ध्वनि ऊर्जा है। तो ध्वनि ऊर्जा यहाँ पे आपको बताना कि ध्वनि ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है? तो सितार का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो सितार आपका होता है, सितार का कार्य क्या होता है? सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वही मोमबत्ती का कार्य क्या होता है? तो जो आपकी मोमबत्ती होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है।
और सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वहीं आपका जो माइक्रोफोन है इसका कार्य क्या होता है, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुनलाउत वितिदर्शन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। इनका शुद्ध नाम इस प्रकार से होगा, कुनलाउत वितिदर्शन। ये थाईलैंड के रहने वाले हैं। तो ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये कहाँ के हैं, तो ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, तो कुनलाउत वितिदर्शन। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का पहला जो फिल्म महोत्सव था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आप याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का जो पहला फिल्म महोत्सव था इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा करवाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप फटाक से कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है किसने करवाई थी। तो आप याद रखिएगा, पाल वंश का यह काफ़ी फेमस शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि जो गुलामगिरी पुस्तक है इसको किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपके जो दयानंद सरस्वती इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। वहीं बी.आर. अम्बेडकर की दो पुस्तकें आप याद रखिएगा, एक बहिष्कृत भारत और एक मूक नायक। तो बहिष्कृत भारत और मूक नायक ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। 10वीं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अनुसूची का जो संबंध है वह दल बदल कानून से है। इसमें से कौन सी अनुसूची जो है दल बदल कानून से रिलेटेड है आपको बताना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम दल बदल कानून कहते हैं, यह किस अनुसूची से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा 10वीं अनुसूची, हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल कानून से रिलेटेड है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। तथा जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम तो 1985 का इसी के तहत ऐड की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया 74वां। तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो अब्देल फतह अल सीसी ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आप याद रखिएगा ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये मुख्य अतिथि थे हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र के ये राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है
अब्देल फतह अल सीसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा स्थित है, आपको बताना है। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य इसमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है, तो आप याद देखिएगा हिंडनबर्ग रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा। इंपॉर्टेंट है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वीडन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वीडन देश है इसी के द्वारा जो है बैंक नोट को जारी किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि पहला देश बना था बैंक नोट जारी करने वाला स्वीडन। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और किन देशों के मध्य स्थित हैं उनको लिखा गया है। वीडियो को एक बार रोक के इसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आप याद रखिएगा पूर्व की तरफ देखो नीति को किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, पहले आप जवाब दीजिए इसका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है पूर्व की तरफ देखो नीति को स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा 1991 के जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स थे, जो नई आर्थिक नीति थी, एलपीजी यानी कि आपका जो उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण की जो नीति थी, नई आर्थिक नीतियां थी 1991 वाली, ये इन्हीं के समय काल में लाई गई थी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के ही समय काल में जो नई आर्थिक नीति थी उसको भी लाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला, जिसको हम फितूर 2023 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला यानी कि फितूर 2023 का जो आयोजन था यह किया गया था मैड्रिड में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मैड्रिड में। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? आपको बताना है कि इस भारतीय संविधान का वह कौन सा पार्ट है जिसमें पंचायती राज से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। तो आप याद देखिएगा भाग 9 हमारा जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भाग 9 का संबंध जो है पंचायती राज से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया। भाग 9 में आपका पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और भाग 9 ए में यानी कि पार्ट 9 ए में आपका क्या हो जाएगा? तो भाग 9 ए में आपका क्या हो जाएगा? नगर पालिका से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भाग 9 ए में नगर पालिका हो जाएगा और भाग 9 में आपका पंचायती राज हो जाएगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने तत्वों की जो आवर्त सारणी थी उसको परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिमित्री मेंडेलीव, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिमित्री मेंडेलीव ने ही आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो है किस राजनीतिक समूह का पार्ट है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रूस की संसद को हम क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रूस की पार्लियामेंट है, जो रूस की संसद है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक जीके का यह पार्ट है, आपको बताना है सही जवाब। तो रूस की संसद को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ड्यूमा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे विभिन्न देशों की संसदों के नाम दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं आपके। तो रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं।
इजराइल की संसद को हम नेसेट कहते हैं। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। जापान की संसद को डायट, जर्मनी के बुंडेसटैग, यूक्रेन की वर्खोवना राडा कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत हम कहते हैं। मलेशिया की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो संसद है इसको हम क्या कहते हैं, तो शूरा कहते हैं। और बांग्लादेश की संसद को हम जातीय संसद कहते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी। तो आप याद रखिएगा कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी से संबंधित है आपका अनुच्छेद 43। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा अनुच्छेद 43, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरबीआई है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी, तो आप याद रखिएगा आरबीआई का एक्ट था 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना करी गई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था यह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को जो है किस वर्ष में प्रदान किया गया था। जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह देविका रानी को किस वर्ष में दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1969 में जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह देविका रानी रोरिक को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में लेटेस्ट में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूना पैक्ट जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, पूना पैक्ट। तो आप याद रखिएगा पूना पैक्ट जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, तो आपका 1932 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया था महात्मा गांधी और किसके मध्य, तो भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य यह पूना पैक्ट हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह किसको दिया गया था। तो आप याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी भाषा के लिए 1968 में जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो इनकी पुस्तक का नाम था चिदम्बरा। तो चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज को किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उनमें जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम आवर्त के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उनको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आप एंजॉय कर रहे होंगे। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट आपका है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेली बेसिस पर आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।